नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत भारत के संविधान के टॉपिक में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1861 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत परिषद अधिनियम 1861 संवैधानिक विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो आइए देखते हैं इस एक्ट का प्रमुख हेडलाइन क्या है, वन लाइन फैक्ट के रूप में, उसके बाद इसका डिटेलिंग करेंगे। तो पहला जो बिंदु है, वायसराय के कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस एक्ट के माध्यम से वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, एक बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट है, विधान परिषद में जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें पहली बार भारतीयों को प्रवेश देने का प्रावधान रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से अब वायसराय, उसकी कार्यकारी परिषद, विधान परिषद में भारतीय व्यक्तियों को क्या दिया गया, प्रवेश। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। तीसरा पॉइंट को देखते हैं, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। यह जो पॉइंट है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में 1861 के एक्ट से पूछा गया है कि किस एक्ट के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान की गई है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसे अच्छे से याद रखना। परिषद का कार्य संचालन और नियम तथा आदेश बनाने का भी शक्ति इस एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया। जो वायसराय और उसके कार्यकारिणी परिषद है उसके लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार किसे प्रदान की गई, भारत के गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को दी गई। मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान की गई, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ। और इस एक्ट के माध्यम से अब मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, अन्य प्रेसिडेंसियों को भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्ट का संभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। जो सबसे ज्यादा इस एक्ट से वन लाइन फैक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आया है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुआ है, 1861 की एक्ट के। नए विधान परिषद का गठन का प्रावधान भी इस एक्ट के माध्यम से लाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक का। भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों को हम बिंदुवार वन लाइन फैक्ट के रूप में बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। अब प्रत्येक बिंदु को विस्तार पूर्वक आगे हम समझते हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला बिंदु देखते हैं, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। 1861 के एक्ट के माध्यम से वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक नए सदस्य को जोड़ा गया, जिससे अब परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग सौंपे गए। जैसे एक व्यक्ति को गृह विभाग सौंपा गया, एक सदस्य को, दूसरे सदस्य को सेना, तीसरे सदस्य को राजस्व, चौथे सदस्य को वित्त विभाग और पांचवें सदस्य को विधि या कानून संबंधी विभाग सौंपे गए। अब इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, समझने वाली बात, कि इस एक्ट के माध्यम से परिषद के सदस्यों को अब अलग अलग विभाग प्रदान कर दी गई है, अलग अलग क्षेत्र दिया गया है, जो एक प्रकार से मंत्रिमंडल का कार्य होता है। जिस प्रकार से सरकार अपने मंत्रियों को अलग अलग सौंपते हैं, उसी प्रकार से अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं, जो एक लघु मंत्रिमंडल का रूप धारण कर रही है। अब दूसरी बिंदु इसके अंतर्गत हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट, कि जो सदस्य जो है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश प्राप्त करना चाहेगा, उनके लिए सेवा शर्तें तय किया गया है। तो सेवा शर्त में 2 बिंदु है।
3 सदस्यों के लिए अलग और 2 सदस्य के लिए अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 सदस्य के लिए। कितने सदस्य के लिए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 सदस्य और दूसरा 2 सदस्य। तो 3 सदस्यों के लिए योग्यता क्या थी कि वह व्यक्ति इसमें नियुक्त हो सकता है जो भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत 10 वर्षों तक सेवा में रहा हो, जिनको 10 वर्षों का सेवा का अनुभव हो भारतीय क्षेत्र में। भारतीय क्षेत्र में भाई, भारतीय क्षेत्र में अनुभव रखेगा उसको ही कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। दूसरा है 2 सदस्यों के लिए योग्यता यहां पर रखा गया था, उनको विधि का जानकारी हो, कानून का। जैसे कानून क्षेत्र है, कानून वाला जो व्यक्ति है उनको विधि का जानकारी हो। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्षों का यहां पर अनुभव होना तय किया गया था। तो 5 सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यता, जिसमें से 3 सदस्यों की योग्यता 10 वर्षों का अनुभव भारतीय क्षेत्र में, 2 सदस्यों के लिए योग्यता रखा है 5 वर्षों का विधि क्षेत्र में अनुभव। विधि मतलब कानून के क्षेत्र में इनका अनुभव रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बनने के लायक होंगे। अब इसमें 6वां सदस्य जो है बाद में 1874 में सार्वजनिक कार्यों के लिए जोड़ा गया। सार्वजनिक कार्यों के लिए 6वां सदस्य कब जोड़ा गया? 1874 में। उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1874 में 6 हो जाएगी। तो वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं? 5। आगे हम देखते हैं प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं विधान परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों की प्रमुख विशेषता में से एक यह भी रही कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत होने का अधिकार प्राप्त हुई, जिसके तहत वायसराय महोदय जो है, जो भारत के वायसराय है, वो 6 न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य को केंद्रीय विधान परिषद में क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, जिनमें से आधे से अधिक सदस्य, जिनमें से आधे से अधिक सदस्य क्या हो? गैर सरकारी सदस्य के रूप में हो, गैर सरकारी सदस्य के रूप में हो। एक बार फिर से देखते हैं, विधान परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हुआ, जिसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में 6 न्यूनतम सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत कर सकेंगे। कौन मनोनीत कर सकेंगे? वायसराय महोदय। जिनमें से आधे से अधिक सदस्य कैसे हो? गैर सरकारी सदस्य के रूप में हो। कैसा सदस्य के रूप में हो? गैर सरकारी सदस्य के रूप में हो। इसी के तहत 1862 में पहली बार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्य को पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा, पटियाला बनारस के महाराजा तथा सर दिनकर राव, ये 3 सदस्य हैं जिनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में केंद्रीय विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया? मनोनीत किया गया। और यहां पर एक बात और ध्यान देते हैं कि जो मनोनय होगा वो राज्य सचिव की निगरानी में होगा, उनके देख रेख में ही वो क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। क्योंकि भारत राज्य सचिव को अधीक्षण करने, नियंत्रण करने का अधिकार दिया था वायसराय और उसके कार्यकारिणी परिषद के ऊपर देखरेख के लिए बनाया गया एक बॉडी थी। इसलिए जो भारत राज्य सचिव जो भी नियुक्तियां करेगी, जो वायसराय, वो किसकी निगरानी में होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निगरानी में होगी। ये प्रावधान रखी गई। अब हम आगे देखते हैं इस एक्ट का वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार।
ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में 1861 से जो प्रश्न आया है उसमें यह भी है कि किस एक्ट के माध्यम से पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को प्रदान की गई। तो 1861 के एक्ट में वायसराय को कानून के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुई। जिस प्रकार से वर्तमान में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति महोदय जब कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो अध्यादेश जारी करते हैं और उनके द्वारा जो अध्यादेश 6 माह का वैलिड होता है, तो इसमें भी समय का प्रावधान था। इनके द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है उनकी जो वैलिडिटी कितने माह का होगा? 6 माह का होगा। तो वायसराय को इस एक्ट के माध्यम से अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गई। अगला बिंदु हम देखते हैं, वायसराय को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। जिस प्रकार से वर्तमान में सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो उसी प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से वायसराय को क्या कर दिया गया? विशेषाधिकार। इसी प्रकार से परिषद के कार्य और संचालन हेतु वायसराय को नियम और आदेश बनाने का अधिकार प्राप्त हो गई इस एक्ट के माध्यम से। अगला बिंदु हम देखते हैं, मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हो गई। यह महत्वपूर्ण बात है। सत्ता की विकेंद्रीकरण का फिर से शुरुआत हुई, जिसका शुरुआत केंद्रीकरण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में केंद्रीकरण किया गया था। गवर्नर जनरल और वायसराय को ही सारे कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, दोनों प्रेसिडेंसी के लिए। तो वहां पर केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और 1833 के जो चार्टर एक्ट है वो तो और बहुत खतरनाक थी केंद्रीकरण व्यवस्था के लिए, क्योंकि इस एक्ट में यह प्रावधान यह कर दिया गया था कि बंबई और मद्रास के विधि बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यह चरम अवस्था पर थी 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुआ, विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या है भाई? सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर सबके हाथ में हो, पावर का केंद्रीकरण ना हो। तो पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के एक्ट से शुरू हुई, जिसके तहत जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अब कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गई। अच्छे से समझ में आ गया ना? पहले यह अधिकार छीन लिया गया था 1833 में, पूरा निरंकुश टाइप का केंद्रीकरण हो गया था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। अब इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इस एक्ट से, वो है संभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत हुई। जो वायसराय है उनके कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिक से अधिक सरकारी विभाग सौंपे गए और यही क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो है 1861 के एक्ट में प्रारंभ हुई। अब अंतिम प्रावधान को देखते हैं, नए विधान परिषद का गठन। नए विधान के परिषद के तहत भारत में 3 नए विधान परिषद का गठन किया गया। 1862 में बंगाल राज्य में, 1866 में उत्तर सीमांत प्रांत में तथा 1897 में पंजाब राज्य में विधान परिषद की गठन की गई। तो यह हुआ 1861 के एक्ट की प्रमुख प्रावधान। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।